सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस सेशन में जहां हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीए फाइनल ऑडिट का 3 डेज प्लानर। और मैं बताऊं, इन 3 दिन अगर ऑडिट पर डाला तो आपकी लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला, आपकी लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट वीडियो को शुरुआत करते हैं। सर, जो जो अच्छे अच्छे बच्चे एकदम धुआंधार नंबर लाने वाले हैं, प्लीज अपनी पॉजिटिविटी के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि ये वीडियो और भी सीए फाइनल स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। सर, वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का और मुझे पूरा विश्वास है आप इसको पूरा करा देंगे। सबसे पहले सर, हमारी अप्रोच क्या होने वाली है ये बता दो हमको, ये बता दो गुरु। तो मैंने कहा आपका मेन फोकस होना चाहिए नोट्स पे, चाहे मई 24 का एग्जाम देख लो, चाहे नवंबर 24 का एग्जाम देख लो। मोस्टली क्वेश्चन आईसीआई ने नए नए बनाए थे, तो ये जो नए क्वेश्चन है कहां से आएंगे? नोट से आएंगे। तो प्राइमरी फोकस आपका नोट्स पे जाना चाहिए, ठीक है सर। सर, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या प्रैक्टिस करें? तो जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन या तो आपने मार्क कर रखे हैं उन पे फोकस करना, या फिर जो मैंने प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट दी है उसको रेफर करके चलना। अब सर, प्रायोरिटी क्वेश्चन की लिस्ट कहां मिलेगी? गूगल ड्राइव का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको प्रायोरिटी क्वेश्चन की लिस्ट और प्रायोरिटी टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है सर। अब सर एक बात ध्यान रखना, जहां भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो, देखो कई सारे वन लाइनर टॉपिक दे रखे होते हैं, उनको तो आपने रीड करके चलना है। कोई स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव हो गया, कोई भी इधर उधर की छोटी छोटी बातें होती है, उन सबको बस रीड करके चलना। बट जहां भी किसी हेडिंग में 4 to 5 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, उनको आपने अच्छे से याद वगैरह रख के चलना है। तो पक्का उसके लिए मैंने आपको कोई ना कोई चार्ट या टेक्निक दी होगी जिसकी मदद लेके आप उसको आराम से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है सर। आपका फ्लो ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए? सबसे पहले रिवाइज करो कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ठीक है सर। उसको भले देख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत प्रेशर डालना अपने दिमाग पे, मैं फटाफट हेडिंग देखूंगा मुझे सब याद आ जाएगा, नहीं। इतने सारे सब्जेक्ट्स मैनेज कर रहे हो, दिमाग में खिचड़ी बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने टॉपिक देखना है, उसका फ्लो देखना है कि क्या क्या लिखा हुआ है, उसको रिवाइज किया, ठीक है सर। फिर उसको रिकॉल करो और आगे बढ़ो। सर, क्या हमको एग्जाम में याद आ जाएगा? आंसर इज याद आ जाएगा। आपको 1.5 डेज और मिलने वाले रिवीजन के लिए, ठीक है। तो अभी जिस तरह से मैं बताते जा रहा हूं, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आपसे पहले कई सारे सीए स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। और मैं बताऊं, इन सब में एक ही चीज कॉमन थी, वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास कि मैं कर लूंगा। तो अगर आपके अंदर वो आत्मविश्वास है कि मैं कर लूंगा, तो डेफिनेटली आप कर लोगे। बोलो मैं कर लूंगा। अरे बोलो ना, तुम खुद ही नहीं बोल रहे तो कैसे कर लोगे? बोलो मैं कर लूंगा। यस सर, मैं कर लूंगा। बोलो मैं कर लूंगा। लड़की आए तो बोलेंगी मैं कर लूंगी, ठीक है सर। बोलो मैं कर लूंगा सर, वेरी गुड। अब इसके बाद सर क्या करना है? जैसे ही आप इस तरह से एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कंप्लीट कर लो, मोस्टली तो स्टैंडर्ड्स ही है। जैसे ही आप एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कंप्लीट कर लो, फिर आपने पूरा का पूरा स्टैंडर्ड एक साथ फटाफट रिवाइज करना है, ठीक है। तो पहले एक एक टॉपिक करके करें। जैसे ही 4 टॉपिक हो गए उस स्टैंडर्ड के, एक स्टैंडर्ड में 4-5 से ज्यादा टॉपिक आपको मिलेंगे नहीं याद करने के लिए, ठीक है। जैसे ही वो 4-5 टॉपिक हो गए, फटाफट पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज किया और अगले स्टैंडर्ड में मूव कर गए। इसी फ्लो में आपने करना है। और मैं बताऊं, इस पूरे प्लानर में मैंने आपको हर स्टैंडर्ड के लिए कम से कम 25 to 30 मिनट्स दिए हैं। वाओ सर, वेरी गुड सर। हाँ, तो जब इतना टाइम मिल रहा है तो अच्छे से प्रॉपर्ली आपने चीजों को करते हुए चलना है। मैं आपके साथ हूं, आपने अपना साथ बनाए रखना है, ठीक है सर। अब सर एक बात समझना, कई बच्चों के मन में टेंशन होती है, सर हम 100% कैसे रिकॉल कर पाएंगे? तो बुद्धू बच्चा, तुमको 100% किसी ने रिकॉल करने को बोला नहीं सर। देखो, अगर आप प्रायोरिटी टॉपिक्स के हिसाब से 90-95 मार्क्स का भी सिलेबस अच्छे से कवर कर रहे हो, 90-95 मार्क्स का सिलेबस भी अच्छे से कवर कर रहे हो, प्रायोरिटी टॉपिक्स की लिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी। तो अगर आपने 90-95 मार्क्स का सिलेबस भी अच्छे से कवर कर लिया, अब मान लो इसमें आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो 65 to 70% है, ठीक है। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं 65 to 70%? इतनी हल्की फुल्की इफेक्टिवनेस तो रहेगी सर। हाँ, इतने टाइम से रिवाइज कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। अगर आप 90 का 65% भी निकालो तो कितना बनता है सर? 90 का अगर हम 65% निकालें, ये भी 59 बनता है। यानी इसमें भी आप आराम से एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो। मैं बताऊं, आपका पेपर आता है 118 मार्क्स का, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा 118 मार्क्स की पूरी प्रिपरेशन तमीज से करनी है, नहीं। जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कम से कम 90-95 मार्क्स की प्रिपरेशन इतनी इफेक्टिवनेस के साथ भी कर ली तो भी आप आराम से एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं? देखो, एमसीक्यूज में आपकी इफेक्टिवनेस 100% होगी। अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, आप एमसीक्यू का आंसर सही निकाल के आओगे। डिस्क्रिप्टिव में हल्की सी मान लो इफेक्टिवनेस गिर भी गई, तब भी आप मिनिमम पास तो हो ही रहे हो। तो जैसा जैसा मैं अभी इस वीडियो में गाइड करने वाला हूं, उसी फ्लो में चुपचाप चलते जाना। मैं बता रहा हूं, तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। जब जुलाई में रिजल्ट आएगा तो ऑडिट में एकदम शानदार नंबर दिखेंगे, और जो ग्रुप 1 है वो पास दिखेगा। अगर बोथ ग्रुप है तो सीधा सीए का रिजल्ट दिखेगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, ठीक है सर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डे नंबर 1 के साथ। अच्छा, ये जो 3 डेज हैं ये कौन से? एफआर से जस्ट पहले वाले। बिकॉज अगर आपने 3 दिन में ऑडिट को कर लिया, तभी आप इसको आराम से 1.5 डेज में संभाल पाओगे, ठीक है सर। सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं 4 घंटे। सर 4 घंटे किसके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्कोरिंग, सबसे सिंपल, सबसे प्यारा चैप्टर, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स की वेटेज कम से कम आप मान के चलो एग्जाम में 18 to 20 मार्क्स तो रहने ही रहने वाली है। और प्लीज क्लॉज नंबर और उसकी डिस्क्रिप्शन में कॉम्प्रोमाइज मत करना। जो अभी मार्केट में मार्किंग स्कीम्स घूम रही है, उससे एक चीज
दिख रही है कि सर आईसीआई कहीं ना कहीं क्लॉज नंबर और उसकी डिस्क्रिप्शन को कम से कम 2 नंबर की वेटेज देके चल रहा है, तो यहां आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा जितने जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं, जो जो कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, उनको अच्छे से समझ के चलना। अगर कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाओगे। जैसे मैंने बोला, पहली प्रायोरिटी नोट्स होनी चाहिए, क्योंकि जितने नए क्वेश्चन बनेंगे प्रोफेशनल एथिक्स के वो आपके नोट्स से बनेंगे। तो अगर आपने नोट्स को अच्छे से कर रखा होगा तो आपकी जिंदगी एकदम बढ़िया हो जाएगी। और जितने भी क्वेश्चन बैंक के ट्रिकी पॉइंट्स है ना, मैंने आपके नोट्स में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं। तो भले अगर आपने क्वेश्चन बैंक पहले प्रैक्टिस कर रखा है, आप नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। फिर मैं आपको 1 घंटे का ब्रेक दे रहा हूं। 1 घंटे के ब्रेक में नहाना धोना खाना पीना जो जो करना है वो कर लो, बिकॉज अच्छा खासा आपने 4 घंटे का सेशन लगा लिया है। फिर सर 12 to 1:30 SQC1 ऐसे 220 1.5 घंटा दिया है। इसकी मैंने आपको 1 hour 8 minutes की एक रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे दे रखी है, जिसमें मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करा रखे हैं। तो जब मैंने आपको 1 hour में कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चन करा रखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 1.5 hours में तो आप आराम से धूम मचा दोगे। ठीक है सर। फिर पीएसयू ऑडिट के लिए अगेन मैंने आपको अच्छा खासा टाइम दिया है। आई थिंक 35 मिनट्स आई हैव गिवन यू फॉर पीएसयू ऑडिट। और मैं बता दूं, पीएसयू ऑडिट कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी अच्छी इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छे से करके चलना। फिर सर 15 मिनट का लंच ब्रेक है आपके लिए। ठीक है, 15 मिनट में अच्छा खासा खा पी लेना, बढ़िया। थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी करना है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगला एक अच्छा बड़ा सेशन आने वाला है। यहां पे आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है ऐसे 240 के साथ। अब ऐसे 240 में कई बच्चों का आता है, सर क्या वो जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर दे रखे हैं, क्या हमको वर्ड टू वर्ड याद रखने? आंसर इज नो। अगेन मैंने ऐसे 240 की एक प्यारी सी रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे डाल रखी है। मेनली मैंने ये इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड की थी। सो अगेन यू कैन गो फॉर दिस रिवीजन वीडियो। यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस और किस अप्रोच के साथ आपने कैसे चीजें पढ़नी है वो सब कवर करा रखा है। 240 का इन्होंने एमसीक्यू पूछा था इन द नवंबर एग्जाम, और वो एमसीक्यू भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर पे था, और सीधा साधा एमसीक्यू था, बस आपको पहचानना था कौन सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। ठीक है, आई थिंक देयर वाज अ अपॉर्चुनिटी वाला। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट को तो आपने अच्छे से समझ के चलना है। बाकी जहां भी 4 से 5 पॉइंट दे रखे हैं उनको अच्छे से याद करके चलना फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके क्वेश्चन अच्छे हैं, 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं क्वेश्चन बैंक में, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके चलना। 250 260 265 299 दो तीनों चारों छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्टैंडर्ड्स है, फटाफट फटाफट रिवाइज हो जाएंगे। और जो भी इनके मार्क्ड क्वेश्चन है अच्छे से प्रैक्टिस करके आप चलोगे। सर इन 3 स्टैंडर्ड्स का क्या करना है? इनके देखो कॉन्सेप्ट्स मुझे लगता है अब तक आपको अच्छे से क्लियर ही होंगे। उस बेसिक बेसिक बातें ही होती है, कुछ ज्यादा हाई फाई फंडू बातें नहीं होती। तो एटलीस्ट इनका क्वेश्चन बैंक गो थ्रू कर लेना। अगर मान लो खुदा ना खास्ता इनमें से कुछ यहां पे रिपीट हो जाए क्वेश्चन बैंक में से, एक आधी क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू नो कि किस तरह से आपने उसका आंसर प्रेजेंट करके चलना है। फिर सर इवनिंग ब्रेक हो जाएगा आधे घंटे का। फिर मैंने आपको 2 घंटे का टारगेट दिया है, ऐसे 500 501 505 510 520 और 620। 500 और 620 को साथ साथ करना जरूरी है, बिकॉज मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाले कई सारे पॉइंट्स ऑडिटर एक्सपर्ट में रिपीट हो जाते हैं। ठीक है सर। और ये सारे स्टैंडर्ड्स डायरेक्ट है, अगर आप इनके क्वेश्चंस देखो तो ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट ओनली। ठीक है सर। फिर डिनर आप 9 to 9:30 करोगे, अपना आधा घंटा डिनर कर लिया। फिर 2 घंटे में 4 स्टैंडर्ड्स आपने निपटाने। इस तरह से आपका पूरा का पूरा ऐसे 500 सीरीज का गेम भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर सर अपना मस्त 7 घंटे की नींद लो। देखो मैं आपकी नींद के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कराने वाला, बिकॉज मुझे पता है आपके अंदर बढ़िया वाली एनर्जी अगर होगी तो आप डेफिनेटली इफेक्टिवली अपना अच्छा पेपर करके आओगे। नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा ऐसे 700 की सीरीज के साथ। ठीक है सर। फिर आपने एनबीएफसी ऑडिट करना है। अब मैंने एनबीएफसी ऑडिट को इतनी वेटेज इसलिए दी, 2 लास्ट एग्जाम में 7 मार्क्स का इसे ने पूछा था, बट इस बार क्योंकि काफी सारी अमेंडमेंट्स है तो इसको अच्छे से करना जरूरी है। इसमें अगर आप रिवीजन वीडियो को चला के 1.5x पे भी देख लेते हो और साथ साथ खुद रिवाइज कर लेते हो तो उसमें भी आपका बढ़िया काम हो जाएगा। अगेन मैंने सारे क्वेश्चन साथ साथ करा रखे हैं। ठीक है सर। फिर 1 घंटे का ब्रेक है, बेदिंग प्लस ब्रेकफास्ट, सो दैट यू कैन रिलैक्स योरसेल्फ। देखिए ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बर्नआउट हो जाता है। फिर सर 11 से 12 12 से 1:30 ये 2 टॉपिक्स आपने करने हैं। ऐसे 600 लास्ट टाइम आ गया था तो ग्रुप ऑडिट के ज्यादा चांसेस है, ऐसे 610 लास्ट टाइम आ गया था तो इंटरनल ऑडिट के ज्यादा चांसेस हैं। तो बट फिर भी मैं कहूंगा अच्छे से इनको करके चलना, एंड थोड़ी सी ज्यादा आप कह सकते हो ध्यान इंटरनल ऑडिट और ग्रुप ऑडिट पे देके चलना। इनमें से क्वेश्चन आने के काफी चांसेस है इस बार। ठीक है सर। फिर सर आपका आधे घंटे का लंच ब्रेक है। उसके बाद 3 घंटे दिए बैंक ऑडिट के लिए, क्योंकि तुम बोलते हो सर बैंक ऑडिट तो 1 घंटे में नहीं होगा, 2 घंटे में नहीं होगा, तो 3 घंटे कर लो। अब बैंक ऑडिट में अगेन क्योंकि बड़ा चैप्टर है, अप्रोच क्या होनी चाहिए? सीधा अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए कि अगेन जहां जहां 4 5 पॉइंट दे रखे हैं, जो भी लिंकिंग वगैरह करा रखी है उसके थ्रू उसको रिकॉल वगैरह करो। ठीक है सर। इसी के साथ साथ बैंक ऑडिट में जो एडवांसेस वाला पार्ट है, दैट एडवांसेस वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट्स को अच्छे से गो थ्रू करके चलना, बिकॉज देखो बैंक ऑडिट में क्या हो सकता है ना, 2 चीजें होंगी, या तो एमसीक्यू आएगा या डिस्क्रिप्टिव, या दोनों। तो एमसीक्यू तो आपका मेरे हिसाब से पक्का सही होना चाहिए अगर आपने नोट्स को प्रॉपर्ली गो थ्रू कर लिया। ठीक है सर। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव है ना, डिस्क्रिप्टिव के लिए अगेन मेरी आपसे वही फोकस रहेगी, एडवांसेस वाला पार्ट एकदम अच्छे से करके चलना, उसमें से चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी एक बार क्वेश्चन बैंक भी गो थ्रू करोगे तो पता चल जाएगा ये टॉपिक्स में से ऐसे ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है सर। फिर 5:10 to 6:30 PM लगभग 1.5 घंटा मैं आपको दे रहा हूं ये 3 प्यारे प्यारे छोटे स्टैंडर्ड्स करने के लिए। इनको भी आपने एकदम अच्छे से करके चलना है।
सी जो मटीरियलिटी वाला टॉपिक है उसमें दो ही क्वेश्चन आई से जनरली बार बार पूछता है, बेंचमार्किंग पूछ लेता है और बेंचमार्किंग के अलावा रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी, इन दो टॉपिक्स को अच्छे से करके चलना। ऐसे 530 में आई से जनरली ज्यादा सीए फाइनल लेवल पे पूछता नहीं है, ठीक है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। क्यों सर? क्योंकि जब पूछता है पता नहीं क्या ही पूछे। तो ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग में एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक तो अच्छे से कर लेना। आई थिंक दो ही क्वेश्चन है आपके पास जो ढंग के क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड, उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है सर, वो मैंने प्रायोरिटी क्वेश्चंस में भी छाट के दिया है। इसके अलावा इस टॉपिक को आपने एकदम कॉन्सेप्चुअली रीड तो जरूर करके चलना है, ठीक है। जो मैंने आपको नोट्स वगैरह बनवा रखे हैं क्लास में उनको एक बार कॉन्सेप्चुअली रीड कर लेना ताकि यू आर एबल टू प्रॉपर्ली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है सर। 450 में अगेन नया स्टैंडर्ड है, नया तो नहीं है, पुराना ही स्टैंडर्ड है, इन्होंने अब स्टडी मटेरियल में डाला है, 2 पेजेस का स्टैंडर्ड है, ठीक है। मेन फोकस जो इनका जनरली रहता है वो रहता है अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, कि इससे आप कैसे डील करोगे, ठीक है। तो ये जो पूरा टॉपिक है इसको अच्छे से करना, और इस पे अभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आईसीए ने रिसेंटली आरटीपी एमटीपी में पूछा था, वो भी क्वेश्चन बैंक में रहेगा, उसको अच्छे से करके चलना। आई थिंक एमटीपी 2 थी मई 24 की, और सेम क्वेश्चन इन्होंने नवंबर 24 के एमटीपी में पूछा था, क्वेश्चन बैंक में होगा आपके, ठीक है सर। इस तरह से आपने तीनों स्टैंडर्ड्स के साथ डील करना है, ठीक है सर। फिर आएगा हमारा इवनिंग ब्रेक आधे घंटे का, और इस आधे घंटे के ब्रेक के बाद हमारे अदर स्टैंडर्ड्स और कारो 2020 शुरू हो जाएंगे। 7 to 8:30 डेढ़ घंटा आपको मिलेगा 800 सीरीज, 3 छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं। अगेन इनकी रिवीजन वीडियो डिटेल विद द क्वेश्चन बैंक करा रखी है, तो अगर चाहो तो उसके थ्रू भी कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जहां जहां मेन मेन पॉइंट्स आते हैं पॉज करके खुद रिकॉल करना, फिर आगे बढ़ते जाना, तभी मजा आएगा, ठीक है सर। फिर एसआरएस 4400 4410 4400 का क्वेश्चन आई थिंक अभी रिसेंट एमटीबी में भी इन्होंने पूछा है। तो मैं बताऊं ना, अगर ये दोनों भी आपने कर लिए, मुझे लगता है कम से कम 5 + 5 10 नंबर का तो गेम यहीं से बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इनको अच्छे से करके चलना। फिर कारो 2020 इनका फेवरेट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज कारो 2020 के क्लॉजेस को अच्छे से करके चलना। जो इसके क्लॉजेस हैं अगेन आपको एकदम प्रॉपरली स्ट्रक्चरली अच्छे से दिमाग में स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, हर क्लॉज किस किस की कहां कहां क्या क्या लिमिट्स की बात करता है, ठीक है सर। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, डिनर आपका हो जाएगा 9:15 to 9:30, अगेन 15-20 मिनट आप अपने डिनर के लिए निकाल सकते हो। फिर सर 1 घंटा क्या करना है, 402 ऐसे ही 3402 मई 24 में आया था, नवंबर में नहीं आया, तो अगेन चांसेस है इस बार आने के। 3402 से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो मे भी इस बार ये पूछ लें। फिर सर 3400 3420 3400 से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, तो प्लीज इन स्टैंडर्ड्स को भी एक बार अच्छे से लास्ट में देख लें, तभी मैंने इनको थोड़ा टुवर्ड्स द एंड ही रखा है। इस तरह से आपका डे 2 कंप्लीट हो जाएगा। 11:30 to 6:30 आपका स्लीपिंग टाइम है 7 आवर्स का। फिर डे 3 स्टार्ट हो जाएगा, इसको स्टार्ट करना इमर्जिंग एरियाज, मैंने लास्ट में रखा ताकि आपको प्रिंसिपल्स वगैरह वाली चीजें याद रहे। इन्होंने इमर्जिंग एरियाज के दोनों एमटीपी में 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे, एक में डायरेक्ट प्रिंसिपल पूछा, एक में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पूछा। तो अगेन डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल्स के हर प्रिंसिपल के 5-5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल नंबर क्या और उसमें क्या क्या आता है, ठीक है सर। और जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वाला पार्ट है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर सर ऐसे 540 का क्वेश्चन अगेन दोनों एमटीपीज में, सो बिकम इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है 1 घंटा लगभग एसआरई 2400 एसआरई 2410, दोनों कुछ नहीं है रेप्लिका ऑफ योर स्टैंडर्ड्स। ये जो चीजें हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में पढ़ते हैं वही थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी आपको एसआरई 2400 2410 में मिल जाती है, ठीक है सर। आधे घंटे का ब्रेक है फॉर बेथिंग एंड ब्रेकफास्ट, देन ड्यू डिलीजेंस, फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन। प्रायोरिटी भी ऐसी रखनी है, पहले ड्यू डिलीजेंस, फिर फॉरेंसिक, फिर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन 2 बार लगातार इन्होंने पूछ लिया मई और नवंबर में, तो अभी कहीं ना कहीं कह सकते हैं ड्यू डिलीजेंस और फॉरेंसिक की यू कैन से इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में भी कैसे चलना है, पूरे इन्वेस्टिगेशन को साथ मत लेके चलना, जो इन्वेस्टिगेशन के इनिशियल टॉपिक से पहले उनको अच्छे से कर लेना, एकदम इत्मीनान से कर लेना। फिर वो जो फ्रॉड वाले एरियाज हैं उनको एक बार कॉन्सेप्चुअली रीड करके जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक बार क्वेश्चन बैंक से देख लेना, ठीक है सर। देन इट विल बी योर लंच ब्रेक। अब सर यहाँ पे एक सरप्राइज है, जो बच्चों ने आज तक अभी कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है 2 to 5 PM आपको मॉक टेस्ट 2 लिख लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इससे यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि यार चलो आई एम एबल टू अटेम्प्ट द थिंग्स, कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा 3 आवर्स में चीजें मैनेज कैसे करनी है, ठीक है सर। फिर जब आप ये मॉक टेस्ट लिखोगे उसके बाद जो भी टाइम वगैरह बचता है शाम का, यहां पे आप ये तीनों चीजें गो थ्रू कर सकते हो। मॉक टेस्ट लिखने का फायदा क्या है कि भले ही मॉक टेस्ट में आप 50 नंबर भी ला रहे हो तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, मैं कहीं ना कहीं पास तो हो ही जाऊंगा, तो दैट विल गिव यू दिस कॉन्फिडेंस कि यार आई कैन डू रियली गुड इन द एग्जाम्स, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड विद योर 3 days प्लानर। अगर आपको लगता है सर मेरे पास मॉक लिखने का टाइम नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर आपको जो भी टॉपिक ऐसे लगते हैं जहां पे आपको लगता है यार मैं थोड़ी और रिवीजन बेहतर करने की जरूरत है, थोड़ा और एक बार प्रिपेयर करने की, वैसे ना उसका अंत नहीं है, ठीक है। जितना भी रिवाइज कर लो, जितना भी प्रिपेयर कर लो, हमेशा ऐसा लगता है बनी कुछ ना कुछ रह गया है, कुछ ना कुछ और बेहतर कर ही सकते हैं। बट मॉक लिखने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाता है कि यार चलो ठीक है, एमसीक्यूज में 30 में से 20+ में आराम से स्कोर कर पा रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव में अगर मैं 20+ और स्कोर कर लूंगा तो 40 तो बन ही रहे, 30 स्कोर कर लिए तो 50 बन रहे, 40 स्कोर कर लिए तो 60 बन रहे, तो वो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है मॉक लिखने के बाद, ठीक है। बाकी इट्स अप टू यू,
दैट्स माई सजेशन दैट यू शुड राइट, अल्टीमेटली लिविंग इट ऑन टू यू, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स द गाइडेंस फ्रॉम माय साइड। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे गाइड करना चाहिए आपको 3 डेज में ऑडिट कैसे संभालना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं इतना सारा सिलेबस है हमारे लिए, इतने सारे सब्जेक्ट्स में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि कैसे हम इसको स्ट्रक्चर करें। तो ये मैंने आपको एकदम प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करके दिया इन अ वे कि यू आर एबल टू फैच मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। बाकी जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज नाउ, बस आपको पता है आपकी तैयारी है, मुझे पता है आपकी तैयारी है, बस आईसीआई को दिखाना है कि हमारी तैयारी है, ठीक है। और उस तैयारी को दिखाने के लिए एक बार और तैयारी कर लेते हैं, एक बार और तैयारी कर लेते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। और मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी सर, क्या जब भी टेंशन आए, जब भी स्ट्रेस आए, अपने दिल पे हाथ रखना और बस एक बात बोलना, ऑल इज वेल। जल्दी से बोलो, ऑल इज वेल। एंड मैं बता दूं, ऑल इज वेल एंड ऑल विल बी वेल। बस आपने अपना बेस्ट देना है, जस्ट यू नीड टू प्रिपेयर वेल इन दीस 3 डेज। तो कमेंट करके जरूर जाना, आई विल गिव माई बेस्ट इन दीस 3 डेज एंड ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा, ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा। मिलते हैं आपके साथ जल्द ही विद द 1.5 डेज स्ट्रेटेजी इसी यूट्यूब चैनल पे। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब कर लो। एंड यस, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्लियर से विद शुभम केसवानी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू ऑल इन द कमिंग वीडियोस। लगे रहो मित्रों, लगे रहो। एफआर का 5 डेज प्लानर कैसा होना चाहिए, आई थिंक आकाश सर जल्द ही अपलोड कर देंगे, तो प्लीज डू वॉच आउट फॉर दैट। कीप गोइंग, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।